ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सुर्खियां अखबार की में हम बात कर रहे हैं खबरों से जुड़ी हुई और तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कांग्रेस को किस तरह ओबीसी से घृणा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वर्ग के पीएम को नहीं कर पा रही बर्दाश्त, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। दरअसल अमर उजाला और साथ ही साथ दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में आप इस खबर को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को विभाजित करने का प्रयास करने का भी आरोप लगा दिया। ये तस्वीर हम आपको अखबार की कटिंग के जरिए भी दिखा और बता रहे हैं कि किस तरह सीधे तौर पर हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर और ये कहा है कि बंटवारे की राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस को ओबीसी से घृणा, इस वर्ग के पीएम को नहीं कर पा रही है बर्दाश्त। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अपने आप को पहले भी ये कह चुके हैं कि मेरी जाति को लेकर कांग्रेस इससे पहले भी कई बार हमले कर चुकी है। और देखिए इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है, कांग्रेस ने मुसलमानों को 10% आरक्षण का वादा किया था, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। लेकिन हर बार वादे तो किए जाते हैं, आरक्षण की बातें कही जाती है, नौकरियों की बातें कही जाती है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में की गई बातों का जिक्र को लेकर के आखिर किस तरीके से दम भरने का काम कांग्रेस करती है, क्योंकि झूठ की राजनीति करना जानते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार वहां राज्यशाही परिवार का एटीएम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस कर्नाटक के शराब दुकानदारों से वसूली कर रही है। व्यवसायियों से अब तक 700 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वो राज्य शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। आजकल तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वसूली चालू है। आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए कर्नाटक के शराब व्यवसायियों से 700 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। और पीएम ने यह भी कहा कि जब महाराष्ट्र में सरकार बनने के पहले उसके पड़ोसी राज्य में इस प्रकार की वसूली हो रही है तो सरकार बनने के बाद क्या होगा। तो फिलहाल देखिए कि किस तरीके से यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जब भी किसी मंच से अपना संबोधन करते हैं तो इस दौरान हमने ये ध्यान दिया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब कांग्रेस पर निशाना साधा जा सके। इससे पहले देखिए जब महाराष्ट्र में वो पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के लिए तो न केवल मराठा आरक्षण का जिक्र किया, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कहा था कि मराठा आरक्षण पर भी जिक्र करते हुए मैनिफेस्टो में भी इसे जगह देने की बात कही गई थी। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि आरक्षण की बात तो बार बार कांग्रेस कर देती है, लेकिन कांग्रेस अपने वादों पर कितना खरा उतरती है ये पूरी जनता जानती है। जब इनके पास 70 सालों का राज था तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन आज इनको तमाम वादे याद आ रहे हैं और तमाम कमियां और खामियां इस सरकार में नजर आ रही है। और अब जनता को एक बार फिर से रिझाने की कोशिश वो कर रहे हैं झूठे दावे और वादे करते हुए। लेकिन देखिए ये एक ऐसी पार्टी है जो कि छोटे वर्ग के लोगों से खास तौर पर और जो कि छोटे समाज से आते हैं, ऐसे में उन लोगों से बहुत ज्यादा घृणा करती है। यहां तक कि ये एक इस वर्ग के पीएम को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया और ये निशाना साधने का काम कांग्रेस पर किया गया। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। खबर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी बीजेपी, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। यानी देखिए आरक्षण का मुद्दा इससे पहले भी गरमाया और ये कहा जाता है कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगता रहा है कि केंद्र सरकार अब क्या ये तय करेगी कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट कहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया है कि जिस वक्त वह हजारीबाग और छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बना रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, लेकिन संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। हम कभी भी किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है हम पिछड़ों को आरक्षण को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से एक बार फिर से विपक्षी दलों को निशाना साधने की कोशिश की, उन्हें साधने की कोशिश करते हुए कहा है कि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है या फिर विपक्षी दल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ये अखबार की कटिंग हम आपको दिखा देते हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से निशाना साधने का काम किया गया है तमाम विपक्षी दलों पर। और साथ ही साथ यहाँ ये खबर आप देखिए, इस खबर को आप अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, ये तीनों बड़े अखबारों में आप देख और पढ़ पाएंगे।
इसमें हेडलाइन दी गई है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी बीजेपी। और साथ ही झारखंड में चुनावी सभाओं में शाह ने कांग्रेस को बताया कि आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का विरोधी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल, घुसपैठियों को चुन चुन करके भगाएंगे, यह भी कहा गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, लेकिन संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और शाह ने भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी हेमंत सरकार पर यह प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। साथ ही ये कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी की सरकार उन्हें उल्टा लटका करके सीधा करने का काम करेगी। बीजेपी झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का काम करेगी और कानून बनाकर घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन आदिवासी महिलाओं को वापस दिलाएगी। सोरेन शासन में आदिवासी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो कई बड़ी बातों का जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये कहा है कि जिस तरीके से इस वक्त राजनीति करना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन, उसे हम पूरी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस बीच हमने ये भी देखा है कि कैसे आदिवासियों की जमीन हड़प कर उन लोगों को दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, जो कि घुसपैठ के तौर पर झारखंड पहुंचे हैं। यानी कि रोहिंग्या मुसलमानों का उन्होंने जिक्र कर दिया और यह भी कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए भारत में उन्होंने शरण ली। झारखंड में खासतौर पर उन ऐसी आबादी वाले इलाकों को वो प्रभावित कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या उस वक्त आदिवासियों की हुआ करती थी। और इसी डेमोग्राफिक चेंज के तहत में झारखंड में इस वक्त जानबूझकर मुसलमानों को बसाया जा रहा है, घुसपैठ करवाई जा रही है ताकि वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि आदिवासियों को उनका हक भी दिलाया जाएगा। जो उनकी हड़पी हुई जमीनें हैं, उस जमीन को भी हम वापस लेकर के और उन आदिवासियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहां तक हमने आपको इस बात की जानकारी दी। और अब देखिए, राजनीतिक पारा इस वक्त इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि एक और जहां जेएमएम है तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेएमएम की जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, जो अलायंस जिन पार्टियों के साथ में, दूसरी तरफ बीजेपी जिन पार्टियों के साथ में अलायंस में इस वक्त है झारखंड में। तो ऐसे में तमाम ये पार्टियां इस वक्त, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, और आपको याद होगा कि किस तरीके से जब जेएमएम से एक बड़ा चेहरा टूट करके अब बीजेपी के साथ चला गया। और ऐसे में क्योंकि हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री भी इस बीच में बदले थे, हालांकि इसको भी लेकर के झारखंड में जेएमएम ने ये कहा था, ये आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए जानबूझ करके हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया। आपको याद होगा कि किस तरीके से ईडी की ओर से कई जगहों पर रेड की गई थी और उसके बाद से ईडी ने जब अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और उसके बाद से कई ऐसे मामले भी बनाए गए थे हेमंत सोरेन के खिलाफ। तो हेमंत सोरेन को जिस वक्त सलाखों के पीछे रखा गया था, हेमंत सोरेन का ये कहना था कि अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मैं खुद न केवल मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा, बल्कि मैं झारखंड छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन ये केस चला, ट्रायल चला, और बावजूद इसके अब तक कुछ भी ऐसा सिद्ध नहीं हो पाया है, जिसके बाद से जब झारखंड के मुख्यमंत्री बाहर आए, उन्होंने दोबारा से अपना मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया चंपई सोरेन के पास से। और उसके बाद चंपई सोरेन भी इस बात से आहत हो गए थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं खुद भी इस बार चुनावी मैदान में उतरूंगा, लेकिन कांटे की टक्कर जेएमएम को ही दी जाएगी। यानी एक बड़ा चेहरा आदिवासी तबके का, लेकिन वो जो टूट गए हैं जेएमएम से, तो क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चुनाव तक इंतजार फिलहाल करना होगा। अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। दरअसल आरक्षण प्रतिशत की दीवार तोड़ेंगे, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करके पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गई है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए करेंगे।
तो फिलहाल आरक्षण प्रतिशत की दीवार तोड़ेंगे, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। और साथ ही देखिए ये हम आपको अखबार दिखा रहे हैं दैनिक जागरण, जहां पे हेडलाइन दी गई है कि आरक्षण प्रतिशत की दीवार को तोड़ने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी का ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये उस समय में आया है जब दो बड़े राज्य, प्रमुख राज्य यानी जेएमएम का जब हम जिक्र करते हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में, हम युति और महाविकास अघाड़ी के बीच में जो कांटे की टक्कर है, ऐसे में जो एक स्टेटमेंट दिया गया आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस आरक्षण के तहत में राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्रतिशत की दीवार को तोड़ देंगे। यानी देखिए एक पहले से कोटा तय होता है रिजर्वेशन एक्ट के तहत में कि किस समुदाय को, यानी एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी को आरक्षण अगर देना है किसी भी मामले में, तो फिर खासतौर पर नौकरियों में ये आरक्षण तय होते हैं। लेकिन ऐसे में ये आरक्षण किस आधार पर तय होंगे, इसका प्रतिशत कितना रहेगा, तो इसको लेकर भी ये कहा गया है कि इस दीवार को भी तोड़ने का हम काम करेंगे, हमारी पार्टी ये काम करेगी और जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है हम उसे ही यह हक दिला करके रहेंगे। और इससे पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि देखिए, और इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच ये भी कहा था कि जब आरक्षण की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, तो अभी भी एक तबका ऐसा भी है जो बेहद ही पिछड़े समाज से आता है, बावजूद उन तक अभी भी आरक्षण नहीं पहुंच पाया है। और ऐसे में वो कहीं पिछड़ा ना रह जाए बहुत ज्यादा, इस वजह से उन्हें भी इक्वालिटी के तहत अगर लाना है तो फिर उन तक भी आरक्षण पहुंचाना होगा। और इसलिए सब कैटेगरी की बात कही गई थी, जिसके बाद से तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। और अब राहुल गांधी एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब खबर एक बार फिर से जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर है। दरअसल जाति जनगणना के नाम पर कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है और इस बार यह आरोप गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ ने नहीं, बल्कि राजनाथ सिंह ने लगाया है। राजनाथ सिंह भी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी में और उनकी अपनी एक अलग पहचान, अलग छवि और रक्षा मंत्री भी है। लेकिन जब वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो ऐसे में खास तौर पर विपक्षी दलों पर जिस तरीके का वो निशाना साधने का काम करते हैं, बिल्कुल सटीक राजनीति के तहत सटीक बयानबाजी। और इस बार एक बार फिर से उन्होंने अपनी इस बयानबाजी के तहत में दर्शा दिया है, बता दिया है। दरअसल जातिगत जनगणना का मुद्दा हर बार जिस तरह विपक्षी दलों की ओर से उठाया जाता रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे से पूछा कि हजारों जातियों को आरक्षण कैसे देगी कांग्रेस। कांग्रेस बात करती है आरक्षण देने की, खासतौर पर जाति जनगणना कराने के साथ में यह तय किया जाएगा कि आरक्षण किस समाज के लोग को, किस समुदाय के लोग को देना है और कितना ये प्रतिशत होगा। तो फिर ये बताए कांग्रेस या खड़गे जी ये बताए कि आखिर कैसे ये तय होगा कि किससे वो कितना ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत देंगे। और फिलहाल ये भी आपको बता देते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए जाति जनगणना के मामले पर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि 2011 में ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी और जिसने करीब 46 लाख जातियां, उपजातियां और गोत्र निकल करके आए थे। यह संख्या इतनी विशाल थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक जानबूझ करके नहीं की गई, ताकि इसको लेकर अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाती तो फिर ये पता चलता कि वाकई इस समाज में, इस देश में कितनी ऐसी जातियां हैं, कितने गोत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। रक्षा मंत्री ने पूछा कि जाति का पिटारा खोलकर कांग्रेस क्या करना चाहती है और किसका आरक्षण काटना चाहती है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पूछना चाहता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में जो जातियां हैं, उनके कल्याण के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। एजेंसी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पूछा है कि आखिर किस एजेंसी को ये जिम्मा सौंपेंगे, क्या वो ये तय कर पाएंगे कि आखिर किस समाज के भीतर कितनी और ज्यादा जातियां हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि चाहे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, चाहे हम बात करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी का, तो इसमें भी कई ऐसे अभी भी वर्ग है जो कि बेहद नीचे श्रेणी तक भी आते हैं। यानी कि उन जातियों के भीतर भी और भी कई ऐसे उपजातियां हैं जिसको लेकर के कहा जाता है कि अगर आप इनकी गिनती करना शुरू करते हैं तो फिर
आरक्षण का प्रतिशत शायद समाप्त हो जाए, लेकिन ये जातियों की जनगणना या जातियों की जो उपजातियां और बाकी जो तमाम जातियां निकल कर आती है, ये समाप्त न होने पाए। और ये क्योंकि भारत देश है, ऐसे में आपको याद है कि किस तरीके से यहाँ सेक्युलरिज्म का भी पालन किया जाता है, तो उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि किसी व्यक्ति को आपको रुष्ट नहीं करना है और हर किसी को संतुष्ट भी करना है, तो ये एक साथ दोनों मुमकिन नहीं है। फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम योगी ने एएमयू पर एक बड़ा बयान दिया, कहा कि सरकारी धन से एएमयू चलता है, वंचितों पिछड़ों को आरक्षण मिले। दरअसल अल्पसंख्यक का ये यूनिवर्सिटी का दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अब नई संवैधानिक पीठ तय की जाएगी और वो इस पर फैसला लेगी, जिसके बाद से एएमयू का मुद्दा गर्मा गया और सियासी तौर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हुई, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ओर से एएमयू को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और ये भी कहा गया है कि एएमयू सरकारी धन से चलता है, वंचितों पिछड़ों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से निशाना साधने का काम विपक्षी दलों पर कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो अमर उजाला में बिल्कुल फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने दरअसल इस बयान में ये कहा है कि जिस तरह इस वक्त एएमयू का मुद्दा गरमाया हुआ है और सीएम योगी ने यह भी कहा है कि संस्थान में मुसलमानों के 50% आरक्षण है, पर एससी, एसटी और पिछड़ों को क्यों नहीं मिला है। क्योंकि जब भी बात ऐसी आती है एएमयू को लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी ये मुद्दा गरमाया था और ये कहा गया था कि 1967 से मामला अभी भी पेंडिंग है, यानी कि इस मामले में नए नए मोड़ आते चले गए। 1967 रहा हो, 1981 रहा हो, 2005 का वो साल रहा हो, 2006 का साल रहा हो, ऐसे में हर साल हमने ये देखा बढ़ते साल के साथ साथ में मुद्दा बार बार सामने आता रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार निशाना साधा और ये कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रशासनिक तौर पर जो भी धन संशोधन होता है, जो भी खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अगर केंद्र सरकार उठाती है, तो फिर वहां सिर्फ 50% का आरक्षण सिर्फ मुसलमानों को क्यों है और दूसरी तमाम जातियों को क्यों नहीं, या फिर वंचितों और पिछड़ों के लिए क्यों नहीं है रिजर्वेशन। दरअसल ये मुद्दा इस वक्त अल्पसंख्यक कोटे को लेकर भी है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि केंद्र के अधीन आ जाता है, सेंट्रल के अधीन आता है, तो फिर ऐसे में क्या अल्पसंख्यक के दर्जे को बहाल रहने दिया जाएगा या फिर इसे रद्द करवाने की नौबत आन पड़ेगी। और ये मामला लंबे समय से अभी भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के सुनवाई हो चुकी है, इस बार भी फैसला अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पैसा देश का लगा तो वंचितों पिछड़ों को वहां आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सीएम योगी ने खैर, सीसामऊ और करहल की चुनावी सभा में कहा, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में रहना चाहिए या सामान्य संस्था के रूप में। देश के संसाधनों से पलने और जनता के कर से चलने वाला संस्थान मुसलमानों को 50% आरक्षण दे रहा है, पर पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं देता। वहां इन्हें भी लाभ मिलना चाहिए, नौकरी प्रवेश में ये सुविधा मिलनी चाहिए। इसे कैसे बंद किया? इसलिए कि कांग्रेस और सपा और बसपा ऐसा नहीं चाहती थी। तो ये वोट बैंक को बचाने का एक राजनीति के तहत में इसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम सरकारों ने उसी तरीके से कदम उठाए। तो अब देखिए, इस पर अभी भी फैसला पेंडिंग है, फैसले का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये आरक्षण भी बरकरार रहेगा, क्या जो दर्जा प्राप्त है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वो दर्जा बहाल रहेगा या फिर उसे रद्द किया जाएगा। अभी बहुत सारे चेंजेस संभव बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कितने, कब और कैसे संभव होगा, ये अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। उलमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को एक चिट्ठी लिखी और इसमें 17 शर्तें लिखी गई हैं। मुसलमानों को 10% आरक्षण, संघ पर प्रतिबंध, तभी होगा समर्थन।
अब आप ये देखिए कि कैसी मानसिकता है उलेमाए वोट की, और ये कहा गया है कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो फिर 10% आरक्षण आपको मुसलमानों को महाराष्ट्र में देना होगा और संघ पर पूरी तरीके से महाराष्ट्र के भीतर प्रतिबंध लगाना होगा। ये खबर आप अलग अलग अखबारों में देख और पढ़ पाएंगे। तो ये जानकारी दे दे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस वक्त सियासत भी आई है और अब वोट बैंक की राजनीति करने की जहां कोशिश तमाम नेताओं की ओर से की जाती है, तो वहीं इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश जिन लोगों के पास इस वक्त वोट है उनकी ओर से भी किया जा रहा है। यानी अगर आप महाराष्ट्र में अब देखिए तो मुसलमानों की तरफ से खुले तौर पर यह डिमांड रख दी गई है और यह कहा गया है कि अगर आप हमें आरक्षण देते हैं तो आपको हमारा वोट मिलेगा, लेकिन अगर आपने हमें आरक्षण नहीं दिया तो फिर आपको हम वोट भी नहीं देंगे। और ये अब राजनीति पूरी तरीके से वोट बैंक आरक्षण के मुद्दे पर ही इर्द गिर्द घूम रही है और ये मुसलमानों की ओर से जो कहा गया है ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए हेडलाइन में भी आप देख पाएंगे मुसलमानों को 10% आरक्षण, संघ पर प्रतिबंध तभी समर्थन। आप हेडलाइन से इस खबर को डिटेल में समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% है। इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यदि मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की ही है। अब देखिए कि इस पर बीजेपी की ओर से विरोध जरूर जाहिर किया गया है और बीजेपी ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मांगों का विरोध करते हुए धर्म आधारित आरक्षण की मांग पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। इससे पहले हमने आपको अमित शाह का वो स्टेटमेंट भी बताया और ये कहा कि कैसे अमित शाह ने ये स्पष्ट किया और ये कहा है कि चाहे कुछ हो, हम धर्म के आधार पर किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं देंगे। और रविशंकर प्रसाद ने इस बार ये कहा कि संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जमीयत उलेमाए हिंद से कैसे कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की उनकी मांग पर विचार करेंगे। तो क्या ये टाल मटोल करने की कोशिश इस वक्त कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र में की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक वोट बैंक को साध सके, वोट बैंक को अपने साथ लेकर के चल सके? या फिर अब बीजेपी जब ये कह रही है संविधान का हवाला जो कांग्रेस हर बात पर देती है, क्या वो संविधान के उस उल्लेख को भूल गई, उस क्लॉज को भूल गई जिसमें संविधान में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जब बात रिजर्वेशन की आए तो आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं? तो आखिर कैसे कांग्रेस ये दावा कर रही है या लोगों से वादा कर रही है कि वो इसके बाद आरक्षण पर विचार करेंगे? तो क्या ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है या फिर वाकई इस वक्त कांग्रेस ऐसा करने के मूड में है? अब ये देखना होगा। बहरहाल खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अभी भी रेड हो रहे हैं और इस बार चुनाव के बीच सोरेन के पीए के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। तो फिलहाल देखिए अब ये हम आपको खबर भी दिखा देते हैं। अमर उजाला के बिल्कुल फ्रंट पेज पर आप इस खबर को देख पाएंगे और चुनाव के बीच में हेमंत सोरेन के पीए के 16 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी की गई है। यह अखबार की कटिंग आप देख लीजिए। दरअसल अमर उजाला के इस अखबार में बिल्कुल फ्रंट पेज पर आप सेंटर में देखेंगे तो इस खबर को एक कॉर्नर में जगह दी गई है।
आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के बीच कर चोरी के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के परिसरों समेत 17 जगहों पर छापे मारे हैं। मामला शराब कारोबार और अवैध खनन से जुड़ा बताया जा रहा है। आयकर टीम शनिवार सुबह रांची में श्रीवास्तव के घर पहुंची। उनके अन्य परिसरों पर जमशेदपुर समेत राज्य के कई स्थानों पर भी छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की तरफ से अवैध शराब और खनन को लेकर के शुरू की गई। हालांकि चुनाव के ऐन पहले छापे से सियासी पारा चढ़ गया। विपक्षी दलों ने इस सोरेन सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बताया। सीएम सोरेन ने यह कहा है कि बीजेपी का नया कैडर सक्रिय हो गया है, पर हम इससे निपट लेंगे। तो ये देखिए कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों से इस वक्त राजनीति झारखंड में हो रही है और झारखंड में ये कहा जा रहा है तमाम पार्टियों की ओर से जो इस वक्त सत्ता पक्ष में, यानी कि हम बात कर रहे हैं जेएमएम की, और दरअसल जेएमएम की ओर से कहा गया है कि जानबूझ करके डराने और धमकाने की राजनीति की जा रही है और केंद्र सरकार ये चाहती है कि वो हमारे बल को तोड़े, हमें कमजोर करे, लेकिन वो शायद ये भूल रही है कि हम हारने वालों में से नहीं हैं और चाहे वो किसी भी तरीके से दुरुपयोग क्यों ना इन जांच एजेंसियों का करे, बावजूद इसके हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और इसी के तहत में इस वक्त जेएमएम भी उस चुनौती को स्वीकार कर रही है और चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और ये कह रही है कि इस बार जनता ही हर सवाल का जवाब देगी और जनता ये तय करेगी कि किसकी सरकार झारखंड में चलेगी या नहीं चलेगी। तो फिलहाल कांटे की टक्कर, वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन क्या वाकई केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, अब ये भी एक सवाल बड़ा बना हुआ है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की ओर से बार बार ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाए जाते रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोपोर से जुड़ी हुई। दरअसल सोपोर में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया गया है और एक खबर दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में 24 घंटे से भी कम समय में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। रामपुर राजपुरा के जंगलों में कल शाम को मारे गए आतंकी की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। तो फिलहाल अमर उजाला में इस खबर को भी आप देख पाएंगे और ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। दरअसल कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो खबर है, इस खबर में ये जगह दी गई है और ये बताया गया है कि कैसे ग्राम रक्षकों के हाथ बांध करके आतंकियों ने सर में पीछे से गोलियां मारी थी। आप जरा उस दृश्य को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आलम कैसा रहा होगा। और इसी वजह से भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया था साल 2014 में और ये कहा गया था कि अगर किसी भी आतंकी के बारे में अगर सेना को पता चलता है तो उन्हें खुली छूट है, वो गोली बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि हमारी सेना इस बार इसका बदला किस तरीके से लेती है इन आतंकियों से, क्योंकि इस बीच भी हम ये देख रहे हैं कि कैसे घाटी में लगातार घुसपैठ जारी है। हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, घाटी के लोगों को जो डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नापाक हरकतों को अंजाम देने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शायद ये भूल चुका है कि ये नया भारत है और नए भारत की बदली हुई तस्वीर को वो अभी भी समझ नहीं पाया है कि किस तरह से इस वक्त हमारे जो भारतीय जवान हैं वो पूरी तरीके से न केवल गश्त कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त इंडियन आर्मी के पास इतनी खुली छूट है, फ्री हैंड है कि वो अगर चाहे तो सबक सिखाने का काम किसी भी समय और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और शायद पाकिस्तान ये भी भूल रहा है कि उड़ी अटैक कैसे हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक रहे, एयर स्ट्राइक हुआ, या फिर कैसे घर में घुस करके हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब कई बार पाकिस्तान को दिया। लेकिन अभी भी अगर नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आता पाकिस्तान, तो उन्हीं की भाषा में एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे कई स्टेटमेंट्स बार बार गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी दिया जा चुका है। और आपको ज्ञात होगा कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम रक्षा क्षेत्र में लगातार इजाफा कर रहे हैं,
बजट बढ़ाया गया है, वेपन्स में और ज्यादा डेवलपमेंट लाया जा रहा है, उसे मॉडिफाई किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, नए नए वेपन्स की सप्लाई हम करवा रहे हैं, यहां तक कि अब आयात हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं और भारत में ही अब हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं कई ऐसे वेपन्स जो कि खासतौर पर आपने देखा कि फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाया गया, यहां तक उसमें भी नए डेवलपमेंट्स हमने देखे। तो लगातार भारत सरकार इस वक्त समर्थन कर रही है रक्षा क्षेत्र में और सोपोर में मुठभेड़ में एक आतंकी को इस बीच ढेर भी कर दिया गया है। पाकिस्तानी होने की आशंका जाहिर की गई थी। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि आतंकियों ने दोनों ग्राम रक्षा गार्डों के हाथ बांधकर पीछे से सर में गोली मार दी थी। इसका खुलासा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से किया। पुलिस अधिकारी किश्तवाड़ के गांव ओहली में ग्राम रक्षकों को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। आतंकियों की तलाश शुरू करने के साथ ही पीड़ितों के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और वीडीजी नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को बृहस्पतिवार को आतंकियों ने मार दिया था। शव शुक्रवार को कुंतवाड़ा के जंगल के अंदर एक नाले के पास मिले थे। अंतिम संस्कार में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विधायक शगुन परिहार और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र रैना शहीदों के परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे और उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने ये कहा कि सभी ग्राम रक्षा गार्डों को आधुनिक हथियार दिए जाएंगे, साथ ही समितियां बनाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इन आतंकियों को जड़ से समाप्त करेगी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक बार फिर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई। दरअसल इन दिनों आप देख रहे हैं कि किस तरह अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का सितम इस वक्त लोग झेल रहे हैं। उत्तर भारत में सांसों पर इस वक्त संकट गहरा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि किस तरह अभी कई ऐसे जगह है जहां पर प्रदूषण का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि आबो हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो गई है कि लोगों का सांस लेना तक दूभर हो चुका है। फिलहाल ये हम आपको अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं अमर उजाला में और कई बड़ी अखबारों ने इस खबर को जगह दिया है और फिलहाल ये फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि ये मामला वाकई चिंताजनक है। ये मामला सोच विचार करने का है। दरअसल दिल्ली, चंडीगढ़ और बहादुरगढ़ समेत 5 शहरों में AQI 300 के पार है। हरियाणा के सोनीपत में AQI 380, हिसार में 285, गुरुग्राम में 259, फरीदाबाद में 220, पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ में 264, अमृतसर में 258 और रूपनगर में AQI 248 रिकॉर्ड किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी पंजाब और हरियाणा समेत भारत में उत्तर भारत में बहुत खराब हवा के चलते सांसों पर संकट इस वक्त मंडरा रहा है। दिल्ली में शनिवार को भी धुंध की मोटी चादर छाई रही। धीमी और नम हवा के चलते स्थिति फिलहाल सुधरती नजर नहीं आ रही है। राजधानी के कुछ इलाकों में शनिवार को भी AQI 400 के पार रहा। लगातार 9वें दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तो देखिए कि दिल्ली NCR का जब जिक्र हम करते हैं तो दिल्ली NCR की स्थिति जरा आप समझिए कि माफ कीजिएगा, दिल्ली NCR की जो स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, अगर जो लोग खासतौर पर दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो उन्हें धुंध की एक बहुत मोटी चादर दिखाई दे रही होगी। और जब आप फ्लाईओवर्स पर खड़े होंगे तो आपको फ्लाईओवर्स पर खड़े होने के साथ भी जो ऊंची इमारतें हैं वो भी धुंध के बीच में ढकी हुई नजर आ रही होगी। ये बादलों की ओट नहीं लेकिन प्रदूषण का स्तर है। और साथ ही अगर आप खुले में भी, अगर आप वॉक पे भी निकलते हैं तो आपको इस बात का भी एहसास जरूर होता होगा कि आपकी आंखों में जलन आपको महसूस हो रही होगी, आपको सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी की बात इन दिनों हो रही है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अस्थमैटिक पेशेंट्स हो, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार है तो ऐसे में वो घरों से बाहर ना निकले, अपने घर पर आराम करें। बुजुर्गों से भी घर पर ही रहने की अपील की जा रही है और छोटे बच्चों को भी बाहर ना लेकर के घूमने की अपील लोगों से की जा रही है क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फिर प्रदूषण की मार से यानी जहरीली हवा में सांस लेने से बचाना होगा क्योंकि सरकारें तो
ऐन मौके पर हाथ खड़े कर देती है। इससे पहले से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। स्मोक गन्स का इस्तेमाल का जिक्र भी किया गया था, बावजूद इसके आपने देखा कि दिल्ली के पहले तक भी अलग अलग इलाकों में इन स्मोक गन्स को डिप्लॉय नहीं किया गया था। मोबाइल स्मोक गन्स को अब लगाया जा रहा है, जब कई इलाकों में पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो गुणवत्ता है वो इतनी खराब हो चुकी है कि 400 के आंकड़े को ये पार कर चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आंकी जाती है। तो ऐसे में एक एक करके ये ऐसे अलग अलग जगह है जहां पर इस वक्त हमने आपको बताया कि कैसे 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है, और कुछ जगह जो कि दिल्ली से सटे हुए इलाके बताए जाते हैं, दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के। तो ऐसे में वहां पर भी अब प्रदूषण का सितम देखने को मिल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी यही हाल है। फिलहाल अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल सीवेज के कारण यूपी में गंगा मैली हो रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सीवेज की गंदगी सीधे तौर पर गंगा जल में जा रही है और गंगा जल को कैसे दूषित कर रही है। यहाँ तक कि गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। जरा इस तस्वीर को भी आप देखिए कि कैसे एक सीवेज के पाइप का मुंह पूरी तरीके से गंगा नदी की ओर खुला हुआ है, और ये जहरीला पानी जो आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से केमिकल से भरा हुआ है, वो भी इसी गंगा जल के पानी में प्रवेश कर रहा है। यानी जिस गंगा जल को हम सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हैं, उसे कैसे दूषित करने का काम हम जैसे लोग ही कर रहे हैं। हम और आप मिलकर ही इस प्रदूषण को और ज्यादा फैलाने का काम कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आप वाकई माँ गंगा की पूजा करते हैं, आप उन्हें नमन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप गंगा नदी में डुबकी लगाने जाते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो फिर उस गंगा जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी आप समझिए और इसके तहत में कदम उठाया जाना चाहिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में गंगा में जगह जगह सीवेज की गंदगी गिरने के कारण नदी के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने यह कहा, प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। एनजीटी ने 4 सप्ताह के भीतर यूपी के मुख्य सचिव के हालात से निपटने और जल को दूषित होने से रोकने के फौरी उपायों के साथ हल्फनामा देने को कहा है। साथ ही मामलों में सुनवाई 20 जनवरी तक तय की गई है। पिछली सुनवाई में गंगा में प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण पर विचार करते हुए ट्रिब्यूनल ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों में से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी थी। तो पीठ ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उत्तर प्रदेश में 41 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी से स्पष्ट रूप से पता चला कि फिकल फॉलीफॉर्म एफसी बैक्टीरिया 16 स्थानों पर 500/100 मिलीलीटर की सबसे संभावित संख्या एमपीएन से अधिक है, और इसके अलावा 17 स्थानों पर 2500 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है। सीपीसीबी के अनुसार फिकल यानी कि मल कोलीफॉर्म का मानक स्तर एमपीएम 500 मिलीलीटर बताया गया है। तो ऐसे में देखिए कि जिस तरीके से केमिकल की जो इस वक्त स्थिति है गंगा नदी में जो मिलती जा रही है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और जहां से ये सीवेज का पानी जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में इस वक्त गंगा नदी का भी जो पानी है वो बेहद दूषित हो चुका है। यमुना को हम पहले ही मैली कर चुके हैं, अब गंगा भी पूरी तरह मैली होती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।